गुड मॉर्निंग ऑल फ्रेंड्स। मेरे लीगल एडवाइस बाय शेख जावेद मोहम्मद एडवोकेट चैनल पर आपका स्वागत है। आज के हमारे वीडियो का टाइटल है दो पहिया वाहन, जिसे हम बाइक भी कहते हैं। यदि उस पर 3 या 3 से अधिक सवारी हैं और आपने कोर्ट में एक्सीडेंट क्लेम याचिका लगाई है, आपके साथ एक्सीडेंट हो गया है धारा 166 के तहत, तब बीमा कंपनी आपसे क्या क्या सवाल पूछ सकती है। वो कुल 50 प्रश्न, एक नहीं कुल 50 संभावित प्रश्न में ढूंढ के आपके लिए लेकर आया हूं। ये आपके लिए जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसके जानने के बाद आपके केस के जीतने की संभावना काफी हद तक बढ़ जाती है। यदि आपके मामले में कोई कमी भी है, जैसे कि ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, आपने सीधा सा एक उल्लंघन तो किया ही है कि 3 से अधिक आप बैठे थे, 2 से अधिक आप बैठे थे। मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 188 में स्पष्ट प्रावधान बताए गए हैं कि बाइक पर सिर्फ 2 सवारी ही बैठ सकती हैं, एक तो बाइक चलाने वाला और एक उसके पीछे। यदि उससे अधिक सवारी आप बैठाते हैं तो यह धारा 128 का उल्लंघन माना जाएगा और इसी अधिनियम की धारा 194C के तहत आपके ऊपर 1,000 रुपए का जुर्माना और 3 महीने तक आपका लाइसेंस सस्पेंड भी किया जा सकता है। तो एक तो कानून का आपने उल्लंघन कर दिया और आपके साथ एक्सीडेंट हो गया। तो सवाल ये उठता है कि जब हमने खुद ने कानून का उल्लंघन कर दिया तो हमको एक्सीडेंट भला कैसे मिलेगा। दूसरी बात, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है आपके पास, तो आपको क्लेम कैसे मिलेगा। इसलिए कुल 50 प्रश्न है सर, जो बीमा कंपनी आपसे क्रॉस एग्जामिनेशन में पूछेगी। तो एज अ एडवोकेट, चाहे आप एक जूनियर अधिवक्ता हैं, नए एक्सीडेंट क्लेम की वकालत की प्रैक्टिस कर रहे हैं, या आप एक विधि के स्टूडेंट हैं, या एक आम व्यक्ति भी हैं, आप सभी के लिए जानना बहुत जरूरी है। आम व्यक्ति के लिए क्यों जरूरी है सर? क्योंकि वही तो याचक होगा, वही तो फरियादी होगा, वही तो विटनेस बॉक्स में खड़ा होगा। यदि उसको भी पता होंगे संभावित प्रश्न क्या बीमा कंपनी मुझसे सवाल पूछ सकती है, तो उनके सही जवाब क्या होंगे जो उसको देना चाहिए, वो एक जो है कि सीखने और सुनने के लिहाज से बड़े महत्वपूर्ण है। तो आज के वीडियो में मैं आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी और दे दूं, जो मैंने अभी जस्ट कल ही एक वीडियो अपलोड किया है कि उसमें चीफ से संबंधित था मुख्य परीक्षण, जो जिसको कहते हैं कि जब हम एक मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 166 के तहत ट्रिब्यूनल कोर्ट में एक्सीडेंट क्लेम याचिका जब हम लगाते हैं तो उसमें सबसे पहले हमें मुख्य परीक्षण ही कराना होता है। यदि हमने मुख्य परीक्षण ही गलत करा दिया, उसमें महत्वपूर्ण बातें हमने छोड़ दी, तो हमारा केस काफी कमजोर हो जाएगा और विपक्षी को इसका पूरा पूरा लाभ मिलेगा। तो वो मुख्य परीक्षण कैसे कराया जाएगा, इसके ऊपर मैं कल वीडियो अपलोड कर चुका हूं। उसकी डिजिटल ई बुक की लिंक भी उसी वीडियो के नीचे मौजूद है। आज का वीडियो हमारा यह है कि हमने क्लेम तो लगा दिया, अब हमको ये भी तो पता होना चाहिए कि विपक्षी क्या क्या संभावित प्रश्न पूछ सकता है। इससे हमें ये पता लगता है इन प्रश्नों को जानने के बाद कि हमारे केस में जो कमियां हैं, उन कमियों को हम कैसे दूर कर सकते हैं। हमारे जो विटनेस है, हमारा जो गवाह, उसको हम कैसे उन बयानों को समझाएं, ताकि जब बीमा कंपनी उससे पूछे तो वो किस प्रकार से उनके सही जवाब दे और उसको उचित मुआवजा राशि जिसको कहते हैं मिल सके। यहाँ पर एक सबसे महत्वपूर्ण मैं बात बता दूं, एक ऐतिहासिक फैसला है इसके ऊपर, मोहम्मद सिद्दीक विरुद्ध नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जो है कि 8 जनवरी 2020। ये बड़ा लैंडमार्क जजमेंट है। इसमें ये बताया गया है कि यदि 3 सवारी या 4 सवारी मोटरसाइकिल पर बैठी हैं तो इस उल्लंघन के कारण उसकी क्लेम याचिका खारिज नहीं की जाएगी। ये मैटर एक अलग मैटर है कि उसने ट्रैफिक रूल्स का उल्लंघन किया था, तो धारा 128 के तहत उल्लंघन किया था उसने, और धारा 194C के तहत उसको जुर्माना 1,000 रुपए या 3 महीने के लिए लाइसेंस उसका सस्पेंड किया जा सकता है। लेकिन ये कारण क्लेम याचिका खारिज होने का नहीं हो सकता। ये एक लैंडमार्क जजमेंट है, मोहम्मद सिद्दीक विरुद्ध नेशनल इंश्योरेंस कंपनी, 8 जनवरी 2020 का। अच्छा, ये 2020 का, और इसके बाद इसका लेटेस्ट जो है फॉलो अप, जो इसके नवीनतम निर्णय भी आए हैं, जो 2 जजमेंट्स में आपको लेकर आया हूं। एक बॉम्बे उच्च न्यायालय का है और एक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का है। बॉम्बे उच्च न्यायालय के जजमेंट के पैरा क्रमांक 2 और 9 में ये मोहम्मद सिद्दीक विरुद्ध नेशनल इंश्योरेंस कंपनी का हवाला देते हुए जजमेंट दिया गया। इसी प्रकार से जो दूसरा जजमेंट है, उस जजमेंट के भी पैरा क्रमांक 4 और 6 में इसका विशेष तौर से नाम लिखकर इस लैंडमार्क जजमेंट का इसी के हवाले से जजमेंट दिया गया है। तो इन जजमेंट्स में भी आपको बहुत सी चीजें सीखने को मिलेंगी, जैसे कि हेलमेट नहीं है, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, और जो है कि 3 लोगों से अधिक बैठे हुए थे, उसके बाद भी वो क्लेम किस प्रकार से उसको प्राप्त हुआ है। क्योंकि ये नियमों का उल्लंघन और इन नियमों के ऊपर आए जजमेंट्स की जानकारी यदि हमें होती है तो हम आर्गुमेंट के समय जज साहब को उनको बता सकते हैं। और चूंकि बीमा कंपनी का तो एक ही प्रयास होता है कि क्लेम याचिका आपकी खारिज हो जाए, कैसे भी खारिज हो जाए। तो वो भरसक प्रयास यही करती है, गाड़ी मालिक और चालक का भी यही प्रयास रहता है, उनके एडवोकेट्स का भी।
तो आज के वीडियो में मैं आपको उन 50 प्रश्नों के उत्तर जो मैंने डिजिटल ई बुक के अंदर तैयार करके रखे हैं, मैं आपको सिलसिलेवार नंबर 1 से लेकर 50 तक पढ़ के बताऊंगा। आप उनको ध्यान से सुन के समझ के याद रखिएगा। यदि आप चाहें तो लीड और कॉपी लेकर आप बैठे हैं तो आप उसको नोट कर लें। ये यदि आप नोट नहीं कर सकते और आपको मेरी डिजिटल ई बुक की आवश्यकता है तो उसकी लिंक भी मैंने वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। आपको आप चाहें तो उसको वहां से खरीद भी सकते हैं। तो अब मैं आपको आगे की जानकारी डिजिटल ई बुक के अंदर से दूंगा। ये भी 50 प्रश्न, ये 50 संभावित हैं सर, इससे ज्यादा भी हो सकते हैं या इससे कम भी, लेकिन इनको जानना हमें इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमारे क्लेम याचिका की बुनियाद है, ये उसकी जड़ है। ये जब हमको पहले पता होंगे तब हम उसी प्रकार से उसकी ड्राफ्टिंग करेंगे क्लेम याचिका की। हालांकि उसमें 24 कॉलम दिए गए हैं, उन कॉलमों को भरना ही मात्र होता है, लेकिन उसको भी किस प्रकार से ध्यान रखते हुए भरा जाएगा ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। और हम खासतौर से हमारे गवाह को जब हम बयान समझाते हैं तब ये न्याय दृष्टांत हमारे नॉलेज में होना जरूरी है, जो कि सुप्रीम कोर्ट का लैंडमार्क जजमेंट है, जैसे कि मोहम्मद सिद्दीक विरुद्ध नेशनल इंश्योरेंस कंपनी 2020 का। और उसके बाद इसी को बेसिक रखते हुए हालिया निर्णय, ये भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें जज साहब को बताने में इसमें हमारे जिसको हम, जैसे कि हमने मोहम्मद सिद्दीक का जजमेंट हमने आर्गुमेंट में पेश किया सर्वोच्च न्यायालय का 2020 का, और उसके बाद हालिया उसी के आधार पर जो फैसला है यदि हम उनको भी साथ में पेश करते हैं तो वो फिर आप ये मान के चलें कि एक जबरदस्त लाभ उसको आपके प्रकरण में इसमें प्राप्त होता है, क्योंकि हम जज साहब से कह सकते हैं कि सर वर्तमान में भी इसके हवाला देते हुए फैसले दिए गए हैं। तो इससे आपके केस के जीतने की संभावना प्रबलता के साथ आगे की ओर बढ़ती है। हालांकि क्लेम याचिका जो है उसको एक वेलफेयर लेजिस्लेशन के रूप में माना जाता है, कल्याणकारी अधिनियम, और इसका मुख्य उद्देश्य जो पीड़ित, आहत या मृतक है उसको जस्ट कंपनसेशन देना है, मतलब उचित मुआवजा देना है। इसका उद्देश्य किसी को सजा देना नहीं है। ये पहले ये कल्याणकारी रुख लेकर साथ में चलता है सहायता के रूप में, और उचित मुआवजा उसको दिलाया जाता है। और ये इस हद तक इसका कल्याणकारी रूप इसमें बनाया गया है कि यदि जिसने टक्कर मारी है आपको, जिस वाहन ने, यदि उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स में कमी है, बीमा, रजिस्ट्रेशन, फिटनेस, ड्राइविंग लाइसेंस, परमिट आदि कोई भी डॉक्यूमेंट्स में भी कमी है, तो न्यायालय आदेश करता है कि आप जो है कि पे एंड रिक्वायर, मतलब भुगतान करें और वसूल करें। मतलब आप भुगतान तो उस पीड़ित, आहत या मृतक के आश्रितों को कर दें और ये राशि गाड़ी मालिक से आप वसूल करें। यहां तक सहायता राशि का रुख इसमें रखते हुए, ये नजरिया इसमें रखते हुए जजमेंट दिए जाते हैं। और इसमें नेशनल इंश्योरेंस कंपनी विरुद्ध स्वर्ण सिंह 2004 का ये लैंडमार्क जजमेंट है सर, भुगतान करो और वसूल करो। उसके बाद से लेकर इस पे अभी तक काफी जजमेंट्स भी आए हैं। इसी नेशनल इंश्योरेंस कंपनी विरुद्ध स्वर्ण सिंह 2004 के ऊपर मैंने स्पेशल वीडियो बनाया है मेरे चैनल पर, इसी टाइटल और शीर्षक से अपलोड है, और उस पर स्पेशल डिजिटल ई बुक भी मेरे द्वारा लिखी गई है। उसकी लिंक भी उसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दी है। उसमें महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स दिए गए हैं जो आपको कोर्ट प्रैक्टिस के दौरान, आर्गुमेंट के दौरान, ड्राफ्टिंग के दौरान गवाह को बयान समझाने के लिए काफी आवश्यक हो सकते हैं। अब चूंकि मैटर सर काफी है, मैं आपको एक बात और बता दूं कि जैसे गाड़ी ड्राइवर है, आप मोटरसाइकिल पर, स्पेशली हमारा वीडियो है आज का, तो आपने उस पर 3 लोग आपने उस पर बैठा लिए। अब बीमा कंपनी कई बार उस पर आर्गुमेंट भी करती है कि ये ड्राइविंग लाइसेंस का उल्लंघन है। अरे भाई, ड्राइविंग लाइसेंस का उल्लंघन है तो हाँ ठीक है, उल्लंघन है, कोई आपसे उसने बीमा थोड़ी लिया है, उसने कोई आपकी बीमा पॉलिसी के शर्त का उल्लंघन थोड़ी किया। बीमा तो आपका लिया जो उस वाहन मालिक ने जिसने उस मोटरसाइकिल चालक को टक्कर मारी है। यदि उसके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो फिर बीमा कंपनी ये कह सकती है कि हमारी बीमा पॉलिसी के शर्तों का उल्लंघन किया, क्योंकि उसने बीमा लिया है। यहाँ तो इसने बीमा लिया ही नहीं है। और ये किस पे क्लेम कर रहा है? जिसने टक्कर मारी है उस वाहन पे, उसके ड्राइवर, गाड़ी मालिक पे, उसके ड्राइवर पे और बीमा कंपनी पे। और उसकी यही कहना है कि इसने अत्यधिक तेज गति और लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर लाकर और मेरी तरफ आकर और जो है कि बहुत अत्यधिक तेज गति से टक्कर मार के मुझे चोट पहुंचाई, मृत्यु कारित की। तो इसी स्थिति में बीमा कंपनी के उन सवालों को कैसे हम फेल करें, क्रॉस एग्जामिनेशन में कैसे उसको निरस्त करें, इसी का एक भरसक प्रयास करते हुए आपके लिए कुल 50 प्रश्न में लेकर आया हूं, जो मैं आपको डिजिटल ई बुक के अंदर से उसकी जानकारी देता हूं। आइए सर, लेट्स गो। आप देख रहे हैं सर कंप्यूटर स्क्रीन पर, यह है डिजिटल ई बुक। डिजिटल ई बुक के अंदर से मैं आपको जानकारी दे रहा हूं और इसका आप परिचय में वीडियो के अंत में आपको करा दूंगा। इसके अंदर से जानकारी देने का मेरा मकसद यही है कि आप इसको देख लें, सुन लें और समझ लें, और उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए उपयोगी हो सकती है तभी आप इसको परचेस करें, और यदि ऐसा लगता है कि आपके लिए उपयोगी नहीं है तो आप इसको परचेस ना करें। अब बीमा कंपनी के वकीलों के पास इसके बाहर पूछने के लिए कोई कानूनी बिंदु शेष नहीं रहेगा, ऐसा मेरा अनुमान है पूरा। मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, इसका पूरा जो
इसको हमने सर अलग अलग भागों में बांटा है। जैसे कि भाग 1 में मोटरसाइकिल की स्वीकृत क्षमता एवं यातायात नियमों का उल्लंघन, इसमें प्रश्न 1 से 10 मैंने तैयार किए हैं। दूसरा इसके बाद भाग नंबर 2 ड्राइविंग लाइसेंस, क्रेडिबिलिटी और चश्मदीद साक्ष्य, प्रश्न 31 से 40 हैं। ये भाग 4 आ चुका है सर ये। और भाग नंबर 2 है इसमें, ये ऊपर स्क्रॉल करा था मैंने तो बीच में रह गया था, ये भाग 3 है सर। इसमें भाग 3 है वाहन के संतुलन, नियंत्रण और भौतिकी पर प्रहार, ये प्रश्न 11 से 20 है सर इसमें भाग 2 में। और इसका जो है कि भाग 3 है वो भी मैं आपको बता देता हूं। 4 भागों में सर ये टोटल। गति, सड़क की चौड़ाई और मौका नक्शा, प्रश्न 21 से 30 है इसमें। ऐसे करके कुल 4 भागों में इसको मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है। अब मैं भाग नंबर 1 से इसकी शुरुआत करता हूं, कुल 50 प्रश्न की। प्रश्न नंबर 1, अब आप ध्यान से सुनिएगा सर, ये आपको बड़ा लाभ पहुंचा सकते हैं, ऐसा मेरा प्रयास और कोशिश है। प्रश्न नंबर 1, क्या यह सही है कि आपकी मोटरसाइकिल आरसी रजिस्ट्रेशन के अनुसार केवल 2 व्यक्तियों के बैठने के लिए स्वीकृत है? उत्तर, जी हाँ, यह सही है। मैं आपको यहाँ बता दूं सर, ये वो उस कंडीशन में है कि जब आपका गवाह कोर्ट में जज साहब के समक्ष विटनेस बॉक्स में खड़ा हुआ है, जज साहब के पास में इधर जो लिपिक बैठते हैं, टाइपिस्ट जो बयान टाइप कर रहे हैं कंप्यूटर पर, ये एक नक्शा बता रहा हूँ आपके दिमाग में, एक जूनियर एडवोकेट या एक नए अधिवक्ता, विधि के छात्र, उनके लिए तो एक ये ऐसा रहता है कि एक अमेजिंग होने वाला है कुछ। उनको कुछ भी पता नहीं होता है कि कौन कहाँ खड़ा रहता है, कैसे क्या होता है। तो ये आपको एक नक्शा, एक चित्र आपके दिमाग में मैं पैदा कर रहा हूं ताकि आप इसको सुनने से पहले समझ सकें कि ये कब पूछे जाएंगे। तो जब आपका जब आप चीफ करा देंगे, उसके बाद जब आपका क्रॉस एग्जामिनेशन चालू होगा, तब ये प्रश्न पूछे जाएंगे। उस समय वहां पर बीमा कंपनी के वकील भी खड़े होंगे, ड्राइवर और गाड़ी मालिक के वकील भी खड़े होंगे, और आप स्वयं आप भी वहीं मौजूद रहेंगे क्योंकि आपने याचिका लगाई है, और आपका विटनेस गवाह वहां पर मौजूद होगा। क्लेम याचिका कुल 3 लोगों के ऊपर लगाई जाती है, गाड़ी मालिक, ड्राइवर और बीमा कंपनी। अभी आप समझ चुके हैं। प्रश्न नंबर 1 मैंने आपको पढ़ के बता दिया। प्रश्न नंबर 2 है सर हमारा, तो इसका मतलब है कि दुर्घटना के समय आप 2 के बजाय 4 लोग बैठकर मोटर व्हीकल एक्ट का घोर उल्लंघन कर रहे थे। यह प्रश्न पूछा गया बीमा कंपनी की ओर से। उत्तर, जी, मोटरसाइकिल पर 4 लोग जरूर थे, लेकिन मैं गाड़ी को अपनी सही साइड में बहुत ही धीमी और नियंत्रित गति से चला रहा था, जिससे यातायात में कोई व्यवधान नहीं हो रहा था। प्रश्न नंबर 3, क्या आपने जानबूझकर कानून तोड़कर 4 सवारियां बिठाई? उत्तर, जी नहीं, कोई आपराधिक मंशा नहीं थी। पारिवारिक आपातकालीन परिस्थिति के कारण उस समय ऐसा हुआ था, परंतु वाहन सुरक्षित चलाया जा रहा था। प्रश्न नंबर 4, क्या आपको पता है कि ओवरलोडिंग के लिए पुलिस आपका चालान कर सकती है? उत्तर, जी, यह पुलिस का प्रशासनिक अधिकार है, लेकिन इसका इस दुर्घटना से कोई सीधा संबंध नहीं है। प्रश्न नंबर 5, ये बीमा कंपनी का वकील पूछ रहे हैं सर आपकी क्लेम याचिका को खारिज करने के लिए। यदि आपको ही नहीं पता होगा क्या जवाब देना है, उल्टे सीधे आपने जवाब दे दिए, उसका फायदा कहीं ना कहीं वो ले जाएंगे। कई बार 50-50% तक जो है कि मुआवजा राशि आपको मिलने वाली रहती है, उसमें कटौती की जा सकती है इस लापरवाही से। कई प्रकरणों में पाया गया है, जैसे मोहम्मद सिद्दीक विरुद्ध नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में 10% की कटौती हाईकोर्ट ने कर दी थी, इसी को आधार मानते हुए कि 3 से अधिक सवारी हैं, 3 सवारी हैं, 2 से अधिक सवारी हैं। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने उसको वापस निरस्त करके और पूरा मुआवजा राशि दिलाई गई। तो कैसे दिलाई जाएगी, इसके लिए आपको होशियार और जागरूक होना जरूरी रहेगा। अब आपने उलट पुलट जवाब दे दिए, वो एडमिशन आपकी मान ली जाएगी, जज साहब उसके आधार पर फैसला कर देंगे, आपके मुआवजे में कटौती हो जाएगी। तो उससे बचने के लिए आप पूरी क्लेम राशि प्राप्त कर सकें, तो आपको ध्यान रखना जरूरी है, जो बीमा कंपनी सवालात पूछती है उनके सही आप जवाब दे सकें। और प्रश्न नंबर 5 है, मैं यह कहता हूं कि कानून का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को क्लेम कोर्ट से मुआवजा मांगने का कोई हक नहीं है। यह सवाल पूछा बीमा कंपनी ने। उत्तर है, यह कानून बिल्कुल गलत है। यातायात नियम का उल्लंघन एक अलग प्रशासनिक विषय है, लेकिन मेरे परिवार को दुर्घटना में जो शारीरिक और आर्थिक क्षति कार चालक की लापरवाही से हुई है, उसके लिए हम पूरा मुआवजा पाने के विधिक हकदार हैं। प्रश्न नंबर 6, क्या मोटरसाइकिल पर कोई बच्चा भी सवार था? उत्तर, जी हाँ, पीछे एक बच्चा भी बैठा था जो पूरी तरह स्थिर और सुरक्षित स्थिति में था। प्रश्न नंबर 7, 4 सवारियों में से क्या किसी ने हेलमेट पहना था? उत्तर, चालक ने हेलमेट पहना हुआ था और अन्य सवारियां भी सुरक्षित तरीके से बैठी हुई थी। प्रश्न अब यहाँ नहीं है तो आप कह सकते हैं कि हाँ साहब नहीं पहना था, अब उसका भी एक जुर्माना है। जैसे कि 3 से ऊपर आपने बैठा लिया, उसका जुर्माना है, वैसे ही उसका भी जुर्माना है। प्रश्न नंबर 8, हेलमेट ना पहनना भी तो नियम का उल्लंघन है? उत्तर, हेलमेट ना पहनने से चोट की गंभीरता पर असर पड़ सकता है,
लेकिन इससे सामने से आ रही कार द्वारा मारी गई टक्कर की लापरवाही कम नहीं हो जाती। सर नोटेड पॉइंट, ध्यान रखिएगा आप इसमें क्या शब्द कहे गए हैं। प्रश्न नंबर 9, मैं यह सुझाव देता हूं कि आपकी मोटरसाइकिल पर अत्यधिक वजन था जिसके कारण वह सड़क पर गैर कानूनी तरीके से चल रही थी। उत्तर, यह आपका गवाह बोल रहा है सर, है ये प्रश्न पूछा जा रहा है बीमा कंपनी के वकील की तरफ से। उत्तर, यह कहना बिल्कुल गलत और निराधार है। भाग 2 पे आते हैं सर। अब हम वाहन के संतुलन, नियंत्रण और भौतिकी पर प्रहार, ये 11 से 12 तक इसके प्रश्न मैंने आप लोगों के लिए तैयार किए हैं। प्रश्न नंबर 1, जब बाइक पर चालक के अलावा 3 अन्य लोग कुल 4 बैठे हों तो क्या हैंडल मोड़ने पर अचानक ब्रेक लगाने में संतुलन बिगड़ना स्वाभाविक नहीं है? मतलब हम एकदम से 3 लोग बैठे हुए हैं और एकदम से ब्रेक लगा दिया तो पीछे वजन रहता है, वजन के कारण तो मतलब कहीं ना कहीं गाड़ी गिरने की संभावना रहती है। तो ये क्वेश्चन भी अगर आपने यस कह दिया तो आप जो है कि कहीं ना कहीं आप भी सहदाई की लापरवाही के हिस्सेदार माने जाएंगे। तो इसका उत्तर है जी नहीं, बिल्कुल गलत है। मेरी गाड़ी पूरी तरह संतुलित थी। दुर्घटना होने से ठीक पहले तक गाड़ी मेरी पूरी तरह नियंत्रण में थी और मैं अपनी सही लेन बाई में ही चल रहा था। प्रश्न नंबर 12, मैं कहता हूं कि 4 लोग बैठे होने के कारण आपकी बाइक भारी हो गई थी, इसलिए जब सामने से कार आई तो आप अपनी बाइक को समय पर संभाल नहीं पाए और संतुलन खोकर कार से जा टकराए। इसका उत्तर है यह बिल्कुल गलत है। कार सामने से बहुत तेज रफ्तार में और अपनी लेन छोड़कर हमारी साइड गलत दिशा में आई। कार की गति इतनी भयानक थी कि यदि मोटरसाइकिल पर केवल एक व्यक्ति भी होता तो भी वह उस टक्कर से नहीं बच सकता था। एक्सीडेंट हमारी वजह से नहीं बल्कि कार चालक की लापरवाही से हुआ है। सामने से टक्कर मारी या पीछे से टक्कर मारी या साइड से टक्कर मारी, जैसे भी हालत परिस्थितियों बयान आप उस हिसाब से अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मोहम्मद सिद्दीक विरुद्ध नेशनल इंश्योरेंस कंपनी 8 जनवरी 2020 का जो लैंडमार्क जजमेंट है, इसमें कार ने पीछे से टक्कर मारी थी। तो ये हालात और परिस्थिति जैसी भी हो उस हिसाब से आप इसको एडजस्ट कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 13, अधिक वजन के कारण ब्रेक लगाने पर मोटरसाइकिल के पहिए पर मतलब स्किड हो जाते हैं, घिसट जाते हैं। मतलब हमने देखा होगा, हम जब गाड़ी चलाते हैं जैसी ब्रेक लगाते हैं वो अगला ब्रेक लगाते हैं या जैसा भी, तो पिछला पहिया यूं घूम जाता। तो उनका ये कहना था कि पहिया यूं घूम गया और आप लोग ऐसे गिर गए। जब आप ऐसे गिर गए तो ये आपकी गलती से एक्सीडेंट हुआ, हमारी गाड़ी ने ना तो टक्कर मारी ना कोई उसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ। तो इसका उत्तर होगा जी नहीं, मेरी गाड़ी बिल्कुल नहीं फिसली थी, कार ने सीधे आकर हमारी मोटरसाइकिल को टक्कर मारी थी। स्पष्ट जवाब देना है सर आपको, कोई डाउट और कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्रश्न नंबर 14, क्या पीछे 3 लोग बैठे होने के कारण आपको हैंडल पर अतिरिक्त दबाव महसूस नहीं हो रहा था? सोचिए सर कितना बारीक क्वेश्चन पूछा जाता है बीमा कंपनी की ओर से। इसका उत्तर है जी नहीं, मुझे हैंडल मोड़ने पर नियंत्रण करने में कोई कठिनाई नहीं हो रही थी। प्रश्न नंबर 15, मोटरसाइकिल का सस्पेंशन अत्यधिक भार के कारण पूरी तरह दबा हुआ था जिससे गाड़ी गड्ढों में असंतुलित हो गई। इसका उत्तर है यह कहना बिल्कुल गलत है। सड़क पर सड़क पूरी तरह समतल थी और गाड़ी सामान्य रूप से चल रही थी। प्रश्न नंबर 16, क्या पीछे बैठे यात्रियों के हिलने डुलने से गाड़ी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब संतुलन बिंदु बिगड़ गया था? भाई जब 3 लोग बैठते हैं तो कोई व्यक्ति ऐसे भी हिलता है या कोई व्यक्ति सामान लेने के लिए यूं झुक भी जाता है या अपने आप को एडजस्ट करने के लिए कभी ऐसे भी हो जाता है। तो जाहिर सी बात है कि उसका लचका या उसका असर गाड़ी के हैंडल पर आता है और वो जैसे ही वो पीछे वाले 2 लोग अगर थोड़े से ऐसे हुए तो उसका हल्का सा हैंडल डोलता है। तो उसका ये भी प्रश्न था कि अगर ये यहां भी यहां कर देता है तो इसकी लापरवाही को हम साबित कर दें। तो इसका उत्तर जो होगा यह बिल्कुल गलत है। मेरे हाथ इसका उत्तर है जी नहीं, सभी यात्री बिल्कुल स्थिर बैठे थे। प्रश्न नंबर 17, मैं यह कहता हूं कि आपके बैठने की जगह ड्राइवर सीट पर पीछे वाले यात्रियों का दबाव था जिससे आपके हाथ स्वतंत्र नहीं थे। मतलब मोटरसाइकिल पर जगह कम होती है सर, अगर मोटे 3 मोटे लोग तो बैठ ही नहीं सकते जो ज्यादा मोटे हैं। एक सामान्य व्यक्ति से अगर दुगना साइज है उनका तो वो नहीं बैठ सकते, जाहिर सी बात है। लेकिन 3 अगर दुबले पतले लोग बैठे हुए हैं तो उनका ये कहना था कि जगह जो रहती है मोटरसाइकिल पर जो साइज है तो वो एक दूसरे से फिक्स होके बैठते हैं चिपक के। तो दबाव रहता है, कई बार जो है कि ड्राइवर जो है कि वो पेट्रोल की टंकी पे भी चढ़ जाते हैं। तो आपको ऐसा बताना है कि ये बिल्कुल गलत है। मैं अपनी जगह सही बैठा था और वो भी आराम से बैठे हुए थे, बिना हिले डुले हमारी मोटरसाइकिल चल रही थी।
तो इसका उत्तर है यह बिल्कुल गलत है। मेरे हाथ और कोहनियां पूरी तरह स्वतंत्र थी और मेरा हैंडल पर पूरा नियंत्रण था। प्रश्न नंबर 18, क्या 4 सवारियों के कारण बाइक का पिकअप कम हो गया था जिससे आप कार को देखकर तेजी से हट नहीं पाए? इसका उत्तर है कार इतनी अचानक और गलत दिशा से आई कि वहां से हटने का समय किसी भी वाहन चालक को नहीं मिल सकता था। प्रश्न नंबर 19, क्या आपने कार को आते हुए देख लिया था? क्या आपने कार को आते देखकर जोर से ब्रेक लगाए थे? इसका उत्तर है मैंने गाड़ी की गति और धीमी कर दी थी, लेकिन कार इतनी तेज थी कि उसने हमें संभलने का मौका नहीं दिया। प्रश्न नंबर 20, मैं यह सुझाव देता हूं कि अत्यधिक भार के कारण आपकी मोटरसाइकिल के ब्रेक ने काम ही नहीं किए। इसका उत्तर है यह बिल्कुल असत्य है, ब्रेक पूरी तरह कार्यशील थे। भाग नंबर 3 पर आते हैं सर। अब हम भाग नंबर 3 में गति, सड़क की चौड़ाई और मौका नक्शा, इसके ऊपर मैंने प्रश्न तैयार किए 21 से 30। प्रश्न नंबर 21 है, क्या आपके पास इस बात का कोई वैज्ञानिक प्रमाण है कि दुर्घटना के समय आपकी गति केवल 30-40 किलोमीटर प्रति घंटा थी? इसका उत्तर है मैं स्वयं गाड़ी चला रहा था और स्पीडोमीटर के अनुसार मेरी गति अत्यंत धीमी थी। स्पीडोमीटर मतलब गाड़ी के ऊपर एक वो स्पीड का लगता है जहां हमें दिखाई देती है कि गाड़ी की स्पीड क्या है। पुलिस ने जो मौका नक्शा बनाया है और सड़क पर जो हमारी गाड़ी की स्थिति है वह भी यही साबित करती है कि हम अपनी साइड में थे। प्रश्न नंबर 22, जिस सड़क पर दुर्घटना हुई क्या वह सिंगल रोड है या डिवाइडर वाली 4 लेन रोड? उत्तर, वह बिना डिवाइडर वाली 2 लेन 2 वे सड़क थी। प्रश्न नंबर 31, यदि सड़क पर डिवाइडर नहीं था तो कार को अपनी लेन से चलने का पूरा हक था? इसका उत्तर है जी हां, लेकिन कार को अपनी साइड दाहिने में चलना था, दाहिनी अपने अपने हिसाब से चलना था। वह हमारी लेन बाई ओर में आकर हमें टक्कर मार गई, ये उसकी गलती है। प्रश्न नंबर 24, क्या आपने पुलिस द्वारा बनाए गए मौका नक्शा पर हस्ताक्षर किए थे? उत्तर, मौका नक्शा पुलिस ने जांच के दौरान स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में तैयार किया है जो कोर्ट रिकॉर्ड पर मौजूद है। प्रश्न नंबर 25, नक्शा मौका के अनुसार सड़क की चौड़ाई कितनी थी? उत्तर, सड़क पर्याप्त चौड़ी थी और कार चालक के पास अपनी साइड में निकलने की पूरी जगह मौजूद थी। प्रश्न नंबर 26, क्या दुर्घटना के समय सड़क पर कोई अन्य वाहन या अवरोध भी था? उत्तर, जी नहीं, सड़क पूरी तरह साफ थी। प्रश्न नंबर 27, क्या आप यह देख पा रहे थे कि सामने से कार आ रही है? उत्तर, जी हां, कार काफी दूर से दिखाई दे रही थी, लेकिन उसने अचानक अपनी लेन बदली और हमारी तरफ आ गई। पीछे से आ रही है तो हम जा रहे थे, अचानक ही उसने टक्कर मार दी सर। इस प्रकार से आपको जवाब उसमें देना है। प्रश्न 28 में, जब कार दूर से दिख रही थी तो आपने अपनी मोटरसाइकिल को सड़क से नीचे कच्चे में क्यों नहीं उतारा? उत्तर है इसका, मैं पहले से ही सड़क के आखिरी बाईं छोर पर चल रहा था। कार इतनी अचानक रॉन्ग साइड आई कि किसी को भी प्रतिक्रिया करने का समय ही नहीं मिला। इतनी अत्यधिक तेज गति और लापरवाही से आई कि हमें संभलने का मौका ही नहीं मिला। प्रश्न नंबर 29, मैं यह कहता हूं कि आप खुद कार को ओवरटेक करने की कोशिश में गलत दिशा में चले गए थे। उत्तर है इसका यह बिल्कुल असत्य है। पुलिस की चार्जशीट और नक्शा मौका इसके विपरीत हमारे सही साइड में होने की पुष्टि करते हैं। मतलब नक्शा मौके में उल्लेख रहता है कि गाड़ी कहां थी, किस स्थिति में थी, तो उससे आपके बयान की पुष्टि होती है। प्रश्न नंबर 30, क्या दुर्घटना के समय सड़क पर कोई स्कीड मार्क्स मतलब पहिए के घिसटने के निशान पाए गए थे? वो आपसे पूछ रहा है। यदि आप हाँ कर देंगे तो ये कहेगा कि आपने तेज ब्रेक लगाया था तो पहिया घूम गया, ये उसी वजह से आप गिरे और एक्सीडेंट हुआ, कार ने टक्कर नहीं मारी। आप इन बात को समझिएगा सर कि प्रश्न का उत्तर कहाँ जाकर टिकता है। आपको दिखाई नहीं देगा उसका उत्तर कि ये आपको कहाँ नुकसान पहुंचाएगा, इसलिए मैंने 50 प्रश्न आपके लिए तैयार किए हैं। प्रश्न नंबर 3 हो गया सर हमारा। अब भाग 4 पर आ जाते हैं हम सर। ड्राइविंग लाइसेंस, क्रेडिबिलिटी और चश्मदीद साक्ष्य, प्रश्न 31 से 40 तक है। प्रश्न 31, क्या यह सही है कि दुर्घटना के समय आपके पास कोई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं था? उत्तर, विपक्षी का आक्षेप विधिक रूप से पूरी तरह अप्रासंगिक है। मैं इस मामले में थर्ड पार्टी हूं। दुर्घटना कार चालक द्वारा रॉन्ग साइड आकर टक्कर मारने से हुई है, न कि मेरे लाइसेंस की स्थिति के कारण। इसको आप बदलकर शॉर्ट शब्दों में भी कह सकते हैं। मैंने एक आइडियोलॉजी के लिए आपको लिख दिया है। सीधा सा मना कर दे कि क्या ड्राइविंग लाइसेंस था या नहीं था, तो उसको बताएं कि हम कुशल चालक हूं, मैं गाड़ी 30 साल से, 20 साल से या 15 साल से चलाना जानता हूं। ड्राइविंग लाइसेंस तो रहता ही है, कई का एक्सपायर हो जाता है तो नवीनीकरण नहीं करवा पाते हैं, तो उसको ही आप बता सकते हैं उस बारे में। मगर आपको यह कहना है कि मैं गाड़ी पूरी तरह चलाना जानता हूं, 25 साल से मैं मोटरसाइकिल चला रहा हूं और अपनी साइड पर लेफ्ट साइड 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धीमी गति से सावधानी पूर्वक गाड़ी चलाकर ले जा रहा था, और इस कार ने या जो भी वाहन है इसी ने
अत्यधिक तेज गति से और लापरवाही पूर्वक वाहन चलाकर मुझे टक्कर मारी है और ये गलती इसी की है। अगर ये लापरवाही और तेज गति से नहीं चलाता तो मेरा एक्सीडेंट नहीं होता। प्रश्न नंबर 32, यदि आपके पास लाइसेंस नहीं था तो इसका मतलब है कानूनन आप कुशल चालक नहीं थे। उत्तर, जी नहीं, मुझे वाहन चलाने का कई वर्षों का पूर्ण व्यवहारिक अनुभव है और मैं हमेशा नियंत्रित रूप से गाड़ी चलाता हूं। प्रश्न नंबर 33, क्या पुलिस ने आपके खिलाफ बिना लाइसेंस गाड़ी चलाने का कोई चालान बनाया है? उत्तर, पुलिस ने पूरी जांच के बाद मुख्य दोषी कार चालक को पाया है और उसके खिलाफ आपराधिक धाराओं में चार्जशीट पेश की है, मुकदमा पेश किया। प्रश्न नंबर 34, क्या आपके साथ जो अन्य 3 सवारी बैठी थी वे आपके सगे रिश्तेदार या दोस्त हैं? उत्तर, जी हाँ, वे मेरे परिचित या पारिवारिक सदस्य हैं। प्रश्न नंबर 35, क्योंकि वे आपके रिश्तेदार हैं इसलिए वे आपके पक्ष में कोर्ट में झूठी गवाही दे रहे हैं? इसका उत्तर है जी नहीं, वे दुर्घटना के भुक्तभोगी और चश्मदीद गवाह हैं। वे कोर्ट के समक्ष केवल सत्य तथ्य रख रहे हैं। प्रश्न नंबर 36, क्या आपने दुर्घटना के तुरंत बाद कार चालक को खुद पकड़ने की कोशिश की थी? उत्तर, टक्कर इतनी भीषण थी कि हम सभी गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश या अचेत हो गए थे। कार चालक वाहन सहित वहां से फरार हो गया था। अब ये क्वेश्चन इतना जबरदस्त क्वेश्चन है कि क्या आपने पकड़ने की कोशिश की थी? अब आप ये कह देते हैं कि हाँ साहब, मैं भाग के गया था उसके पीछे पकड़ने, तो सीधी सी बात है, ना तो आपकी हड्डी टूटी, ना आपके सिर में चोट लगी, ना आप गंभीर रूप से गिर के बेहोश हुए, क्योंकि यदि ऐसा हो जाता तो आप ये कर ही नहीं पाते। यदि इसका उत्तर रिकॉर्ड में हाँ में आ जाता है तो ये माना जाएगा कि आप तंदुरुस्त हालत में थे, गाड़ी थोड़ी बहुत गिरी और आपने जो है कि झूठा मुकदमा बनाकर लगा दिया। एक महत्वपूर्ण प्रश्न होता है, इसमें हमें इस बात का ध्यान रखना है। प्रश्न नंबर 37 प्रश्न, क्या आपने कार का नंबर खुद नोट किया था या किसी अन्य राहगीर ने बताया था? उत्तर, मौके पर उपस्थित अन्य राहगीरों और चश्मदीदों ने कार का नंबर नोट कर पुलिस को सूचित किया था। प्रश्न नंबर 38, मैं यह कहता हूं कि आपने किसी भी अज्ञात कार का नंबर इस क्लेम केस में मुआवजा हड़पने के लिए डाल दिया है। इसका उत्तर है यह आरोप सर्वथा झूठा है। पुलिस ने वाहन वैज्ञानिक और व्यवहारिक जांच के बाद ही उक्त कार और उसके चालक को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है। प्रश्न नंबर 39, क्या दुर्घटना के समय आपकी आंखों की रोशनी पूरी तरह ठीक थी? क्या आप चश्मा पहनते हैं? क्या आपकी आंखें कमजोर हैं? क्या आपको दूर का दिखाई नहीं देता है? क्या आपको पास का दिखाई नहीं देता है? इस प्रकार के और भी क्वेश्चन बना सकते हैं कि जैसे आपको पास का चश्मा लगता है और आपको पास का बिना चश्मे के दिखाई नहीं देता है, तो गाड़ी के पास में जो स्पीड का जो मीटर लगा रहता है वो आपको दिखाई नहीं दे रहा था, आप हाँ कर देते हैं तो वो कहेगा कि उस समय आपकी स्पीड 80 थी और चश्मा लगने के कारण आप देख ही नहीं पाए और आपने खुद ने लापरवाही से वाहन चलाकर टक्कर मार दी। या फिर आपको दूर का चश्मा लगता है और आपको दूर आती हुई कार दिखाई नहीं दी बगैर चश्मे के कारण और आपने खुद ही ले जाकर गाड़ी उसमें घुसा दी कार में और ये झूठा एक्सीडेंट क्लेम लगाया। ऐसे और भी प्रति परीक्षण के छोटे छोटे क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं। इसमें उसका उत्तर है मेरी आंखों की दृष्टि पूरी तरह सामान्य और स्वस्थ है। प्रश्न नंबर 40, मैं यह सुझाव देता हूं कि आपका ध्यान सड़क पर नहीं था बल्कि आप पीछे बैठे यात्रियों से बातचीत करने में मग्न थे। अक्सर ऐसा हो जाता है। इसका उत्तर है यह कहना बिल्कुल गलत है, मेरा पूरा ध्यान केवल सामने सड़क और ड्राइविंग पर था। अब भाग नंबर 5 है, सॉरी एक 5वां भाग मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताना रह गया था, लेकिन वो 5वां भाग भी इसमें मौजूद है। चोटें, चिकित्सा व्यय, आय और मुआवजे की प्रमाणिकता। प्रश्न नंबर 41 से 50 इसमें मैंने शामिल किए हैं। प्रश्न नंबर 41, आपके द्वारा प्रस्तुत चिकित्सा बिलों मेडिकल बिल में से कई बिलों पर अस्पताल की आधिकारिक सील या काउंटर हस्ताक्षर नहीं है। इसका उत्तर है सभी बिल अस्पताल के अधिकृत मेडिकल स्टोर और कंप्यूटर सिस्टम द्वारा जनरेटेड हैं जो पूरी तरह असली और प्रमाणिक हैं। इनकी भाषा शैली वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। ये मैंने एक आइडियल भाषा शैली लिखी है। प्रश्न नंबर 42, या आप ये कह सकते हैं कि साहब हॉस्पिटल से लेकर आया था, कंप्यूटर से निकलवा कर लाया था, जैसे उन्होंने दिए थे वैसी असल मैंने पेश किए और बिल्कुल सही ये बिल और पर्चे मेरे द्वारा पेश किए गए। प्रश्न नंबर 42, क्या आपकी सभी चोटें साधारण प्रकृति की थी जिनके लिए अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं थी? इसका उत्तर है जी नहीं। मेडिकल रिकॉर्ड और डिस्चार्ज समरी दर्शाती है कि गंभीर फ्रैक्चर और आंतरिक चोटों के कारण लंबे समय तक अस्पताल में अंत रोगी पीडी के रूप में इलाज चला। आप इसको दूसरे शब्दों में, सरल शब्दों में कह सकते हैं कि गलत है, मुझे गंभीर चोटें आई, हाथ पैर की हड्डी टूट गई, सिर में चोटें आई, या जो भी चोटें आई जिसकी मृत्यु हो गई और इसके कारण मैं इतने दिन तक हॉस्पिटल में भर्ती रहा, उसका पूरा एडमिट और डिस्चार्ज पर्चा भी आप पेश करेंगे तो आपकी बात की पुष्टि उससे हो जाएगी। प्रश्न नंबर 43 है सर हमारा, आप कहते हैं कि आपकी मासिक आय 9,600 थी, क्या आपके पास इसका कोई इनकम टैक्स रिटर्न या आईटीआर है? इसका उत्तर है
मैं एक नियमित प्राइवेट संस्थान में कार्यरत हूं, जहां सैलरी स्लिप टैक्स के दायरे में नहीं आता, इसलिए आईटीआर दाखिल करने की विधिक आवश्यकता नहीं थी, परंतु संस्था द्वारा जारी वेतन प्रमाण पत्र रिकॉर्ड पर है। अब यहाँ पर आप मजदूर हैं, सरकारी सेवक हैं, या बड़े अधिकारी हैं, या बिजनेसमैन हैं, तो आप उस हिसाब से आपकी आय वहां पर बता सकते हैं और उसके संबंधित डॉक्यूमेंट्स आप पेश कर सकते हैं अपनी परिस्थिति के हिसाब से। प्रश्न नंबर 44 है सर, क्या आपके पास कोई बैंक स्टेटमेंट है जो यह साबित करे कि आपको हर महीने 9,600 बैंक खाते में मिलते थे? इसका उत्तर है, मुझे केवल नगद प्राप्त होता था, जिसे प्रमाणित करने के लिए संस्था के रजिस्टर की प्रति और नियोक्ता का बयान कोर्ट के समक्ष उपलब्ध है। यदि आपकी सैलरी बैंक में आती है तो बैंक स्टेटमेंट आप पेश कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 45 है, दुर्घटना के बाद भी आप अपना काम सामान्य रूप से कर रहे हैं और आपकी आय में कोई कमी नहीं आई है। ये फ्यूचर प्रोस्पेक्ट पे जा रहे हैं सर। अब कौन सा? नेशनल इंश्योरेंस कंपनी विरुद्ध प्रणय सेठी 2017 का जो लैंडमार्क जजमेंट दिया गया है, उसी के आधार पर भविष्य की आय को निर्धारित किया जाता है। फ्यूचर प्रोस्पेक्ट, ये क्वेश्चन उसी से संबंधित है, आप ध्यान रखिएगा। उत्तर, दुर्घटना के कारण आई शारीरिक अक्षमता के कारण मैं महीनों तक काम नहीं कर सका और वर्तमान में भी भारी काम करने में पूरी तरह असमर्थ हूं, जिससे मेरी आर्थिक स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई है। आप मजदूर हैं तो आप बता सकते हैं कि अब मैं मजदूरी जीवन भर नहीं कर पाऊंगा, नौकरी छूट गई है, या जो भी कारण है आप उसको बिल्कुल बताएं, रिकॉर्ड पर बयान में आना सर जरूरी है। प्रश्न नंबर 46, क्या आपके नियोक्ता और आपको नौकरी से निकाल दिया है? उत्तर, दुर्घटना के कारण लंबे समय तक अनुपस्थित रहने की वजह से मुझे आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा और काम की क्षमता पर गंभीर विपरीत असर पड़ा है। प्रश्न नंबर 47, मैं यह कहता हूं कि आपने भविष्य की संभावना का झूठा दावा किया है, जबकि आपकी नौकरी में कोई फिक्स इंक्रीमेंट नहीं था। उत्तर, यह कहना गलत है कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक कुशल श्रमिक भविष्य में प्रगति और आय वृद्धि का विधिक हकदार होता है। अब ये क्वेश्चन का इस प्रकार से तो उत्तर सर वो दे नहीं सकता, तो इसमें आपको कहना है कि मैं यह कहता हूं कि आपने भविष्य की संभावनाओं का झूठा दावा किया, तो इसको ये कहते हैं कि साहब ये कहना गलत है, और जबकि आपकी नौकरी में कोई फिक्स इंक्रीमेंट नहीं था, तो ये भी कहना गलत है, आप इसको डिनाई कर दें। प्रश्न नंबर 48 है, क्या आपको सरकार या किसी अन्य बीमा पॉलिसी से कोई मुफ्त इलाज या क्लेम राशि प्राप्त हुई है? उत्तर, जी नहीं, मुझे इस दुर्घटना के संबंध में कहीं से भी कोई अन्य आर्थिक सहायता या क्लेम प्राप्त नहीं हुआ है। प्रश्न नंबर 49 या 50 की ओर बढ़ रहे हैं सर। मैं यह सुझाव देता हूं कि आपने मुआवजे की मोटी राशि हड़पने के लिए कार चालक की गलती का यह झूठा ताना बाना तैयार किया है, जबकि गलती आपकी स्वयं की थी। उत्तर, यह कहना बिल्कुल गलत और असत्य है। इस एक्सीडेंट में हमें गंभीर शारीरिक और आर्थिक नुकसान हुआ है। पुलिस ने भी जांच में कार चालक को दोषी पाया है और उसके खिलाफ चार्जशीट पेश की है। प्रश्न नंबर 50 और अंतिम वह प्रश्न है सर हमारा, बीमा कंपनी की वकील की ओर से पूछे जाने वाले क्रॉस एक्जामिनेशन का। मैं यह कहता हूं कि आपकी क्लेम याचिका पूरी तरह से झूठी और खारिज होने योग्य है। उत्तर है, जी नहीं, यह कहना बिल्कुल गलत है और अन्यायपूर्ण है। हमारी याचिका पूरी तरह सत्य और साक्ष्यों पर आधारित है। तो ये कुल 50 प्रश्न सर मैंने आपको बता दिए हैं, जो आपको शुरू से लेकर आखिरी तक बड़ी महत्वपूर्ण सहायता प्रदान करने में सक्षम हो सकते हैं, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। क्योंकि जब आप कोर्ट में क्लेम याचिका पेश करने जाते हैं, चाहे कोई भी एडवोकेट्स हो, जो ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, जो सीनियर हैं, उनको इस बात की जानकारी रहती है, लेकिन एक नए अधिवक्ता, विधि के स्टूडेंट, या वो एडवोकेट्स जो क्लेम की प्रैक्टिस करते ही नहीं है, भले ही वो सीनियर हैं, लेकिन उनको भी इस बात की जानकारी नहीं होती है। तो ये चीजों की जब हमें जानकारी होती है, तो कहीं ना कहीं हमारे अंदर वो कॉन्फिडेंस डेवलप्ड होता है, वो आत्मविश्वास हमारे अंदर पैदा होता है कि हम हमारे क्लाइंट को भरोसे के साथ कह सकते हैं कि आप भरोसा रखें, मुझे पूर्ण विश्वास है कि आपको क्लेम जरूर मिलेगा। ये शब्द उसके दिल में एक ठंडक की तरह उतरते हैं और बड़ी राहत की सांस उसे मिलती है। दावा ना करें सर, वकालत में कभी दावा नहीं किया जाता, क्योंकि वो गवाह कोर्ट में क्या कह दे उस समय तो आपको पता ही नहीं है। अब वो विटनेस बॉक्स में गवाह उलट पुलट बयान दे दे, वो यही कह दे कि साहब वो तो मेरी गलती से हुआ था और मैं ही रॉन्ग साइड जा रहा था और मैं ही 80 की स्पीड से था, तो अब आप क्या करेंगे? आपने दावा ले लिया, कर दिया कि नहीं आपको मिलेगा। अब वो पक्षकार इतना बेवकूफ है कि वहां भी गलत बयान दिए, तो वही बेवकूफी आपके साथ करेगा, फिर आपसे विवाद करेगा, आपसे लड़ेगा वो कि वकील साहब आपने दावा किया था, वो मेरा क्लेम आपने खारिज करवा दिया। वो एक बेवकूफी कर चुका है आपके द्वारा बयान समझाने के बाद भी, वो आपका साक्षी, तब वो ये बेवकूफी आपके साथ भी कर सकता है, आपका गिलेवान पकड़ेगा, आपसे लड़ेगा, आपसे बदतमीजी करने पे उतारू होगा। इसलिए कभी गारंटी ना लें सर, वकालत की दुनिया में कभी गारंटी नहीं ली जाती है। क्योंकि गारंटी क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि ये काम जज साहब का है, आपका नहीं है। फैसला जज साहब कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं। यदि आप खुद एज ए एडवोकेट हैं और आपको ही फैसला लिखने का अधिकार है, और यदि तब आप कहते हैं
क्या 100% जीतेगा? तो वो तो पॉसिबल है कि आप सही कह रहे हैं, लेकिन कानून में ऐसा प्रावधान ही नहीं है। फैसला लिखने का अधिकार जज साहब को दिया गया है और वकील साहब को अधिकार दिया गया है सिर्फ पक्षकार की तरफ से पैरवी करने का, उसके केस को वहां पर साबित करने का और गवाह कराने का, ये वकील साहब का आर्गूमेंट करने का, ये उनकी कोशिश है और उनकी मेहनत है। फैसला जज साहब के द्वारा दिया जाता है, तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें। तो ये कुल 50 प्रश्न सर मैंने आपको बता दिए हैं। अब इसमें कुछ और महत्वपूर्ण बातें मैं आपको बता दूं। जब बीमा कंपनी के वकील उपयुक्त 50 प्रश्नों के आधार पर जिरा करें, तो अंतिम बहस के समय आपको साक्ष्य अधिनियम की निम्नलिखित कड़ियों से उनके तर्कों को ध्वस्त करना है। एक, धारा 101, 102, अब ये बदलकर 104 से 105 हो गई है भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, जिसमें साबित करने के भार के ऊपर होता है। बीमा कंपनी का पूरा जोर संतुलन बिगड़ने पर होगा। आपको कोर्ट से कहना है, श्रीमान, धारा 101 के तहत जो अब बदलकर 105 से लेकर 104 से 5 हो गई है, यदि बीमा कंपनी का सकारात्मक आक्षेप है कि 4 सवारी होने के कारण बाइक असंतुलित हुई थी, तो इसे साबित करने के लिए किसी विशेषज्ञ या मैकेनिक का साक्ष्य पेश करने की जिम्मेदारी भी उन्हीं की थी, जिसे वे पूरी तरह असफल रहे। दूसरा है धारा 142 साक्ष्यों की परीक्षा, जिसको हम लीडिंग क्वेश्चन भी कहते हैं। वर्तमान में भारतीय साक्ष्य अधिनियम में उसको धारा 146 कर दिया गया है। जब विपक्षी एडवोकेट प्रश्न 12 या 49 जैसे सीधे सुझाव देते हैं, तो गवाहों को पहले से सिखाएं कि वह केवल यह कहना गलत है ना बोले, बल्कि उसके साथ दुर्घटना की वास्तविक वजह, कार का रॉन्ग साइड आना को भी अपने उत्तर में बार बार दोहराएं, ताकि कोर्ट का रीडर उसे वैसे ही रिकॉर्ड करे। तीसरा है मोहम्मद सिद्दीक 2020 सुप्रीम कोर्ट की नजीर का जो एक डॉक्यूमेंट जजमेंट है कि जज साहब के सामने विधिक बंदूक रखें कि मात्र नियमों का प्रशासनिक उल्लंघन, जैसे हेलमेट ना होना, ट्रिपल राइडिंग, टार्ट के तहत दुर्घटना का तात्कालिक कारण नहीं बन जाता, जब तक कि कार चालक का अपनी लेन छोड़कर गलत दिशा में आना पुलिस रिकॉर्ड से प्रमाणित हो। उसके बाद 128 और जो है कि ये फैसला है सर, ये जो मैंने लिखा है मोहम्मद सिद्दीक बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड का, कि इसमें जो है कि कानून का उल्लंघन विरुद्ध लापरवाही, इस पे मैंने वो विशेष फोकस किया है खास तौर से, कि मोटरसाइकिल पर 3 या 4 लोग बैठना मोटर व्हीकल एक्ट 128 के तहत एक प्रशासनिक उल्लंघन जरूर है और इसके लिए पुलिस चालान कर सकती है, लेकिन केवल इस उल्लंघन के आधार पर क्लेम ट्रिब्यूनल मुआवजे में कटौती नहीं कर सकता, जब तक कि बीमा कंपनी ठोस सबूत पेश न कर दे कि 3 या 4 सवारी होने के कारण ही गाड़ी का संतुलन बिगड़ा और एक्सीडेंट हुआ। उदाहरण के लिए, यदि कोई कार पीछे से गलत दिशा में आकर बाइक को ठोक देती है, तो बाइक पर चाहे कितने लोग बैठे हो, एक्सीडेंट की मुख्य वजह कार चालक की लापरवाही मानी जाएगी। आपको यही साबित करना है। ये जो जजमेंट है मोहम्मद सिद्दीक का, इसमें यही बताया गया था। इसमें 10% की कटौती हाई कोर्ट ने कर दी थी 3 सवारी बैठी होने के कारण, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने उस परसेंट को भी हटाकर पूरा मुआवजा दिया गया था। अब इसी के हवाले से मोहम्मद सिद्दीक विरुद्ध नेशनल इंश्योरेंस कंपनी 2020 के हवाले से इसका उल्लेख करते हुए जो लेटेस्ट जजमेंट दिए गए, मैं उसके बारे में आपको बता रहा हूं। आप इनको भी साथ में कोर्ट में आर्गुमेंट के दौरान पेश कर सकते हैं, ताकि जज साहब को पता लगे कि हाँ, ये उस समय का फैसला और अभी भी इसका इस प्रकार से इस्तेमाल किया जा रहा। नंबर 1 है इलाहाबाद उच्च न्यायालय का, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम संजय कुमार और अन्य 3 दिनांक 14 अक्टूबर 2025 का है। इसके जजमेंट का पीरा क्रमांक 1 और 9। 9 में सर आप देख रहे हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर स्पष्ट मैंने उस अनुवाद को इसमें लिखा हुआ है, पूरा वैसा के वैसा ही। इसमें साइटेशन लिखी हुई है 9वें पैरा में, मोहम्मद सिद्दीक और अन्य बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य 2020 3SCC 57 के मामले में निम्नलिखित निर्णय दिया गया। मतलब इसी के बेसिक आधार पर फैसला दिया गया है। इसकी पूरी डिटेल मैंने इसमें लिख दी है। क्योंकि वीडियो सर फिर काफी लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इसको आपको यहीं तक की जानकारी दे रहा हूं। आप देख रहे हैं, स्क्रॉल करके ले जा रहा हूं, तो नवा पूरा पैरा मैंने लिख दिया, लेकिन आपको एक मैंने मोटी मोटी जानकारी दे दी है। और इसी के बाद है सर्वोच्च न्यायालय का दैनिक आदेश, अंजना नारायण कामले बनाम शाखा प्रबंधक रिलायंस जनरल दिनांक 4 अगस्त 2022 का। इस जजमेंट के पैरा क्रमांक 6 में आप ये देख रहे हैं, मैंने येलो कलर से हाईलाइट किया हुआ है। इसमें लिखा हुआ, अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने मोहम्मद सिद्दीक और अन्य बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड और अन्य के मामले में इस न्यायालय के फैसले पर भरोसा किया और ये प्रकाशित करा हुआ। ये जजमेंट के पैरा क्रमांक 6 में दिया गया इस फैसले के, और इसी के बेसिक आधार पर ये पूरा जजमेंट दिया गया है। तो आपको 2 प्रभावशाली जजमेंट और इसके साथ साथ प्राप्त हो रहे हैं। और उसके बाद आता है भारत का सर्वोच्च न्यायालय, मोहम्मद सिद्दीक बनाम नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 8 जनवरी 2020 का। ये पूरा जजमेंट सर मैंने आप लोगों के लिए समझने के लिए डिजिटल ई बुक में लिख दिया है, और जो महत्वपूर्ण चीजें उन्हें येलो कलर से और हाईलाइट भी कर दिया है। ये पूरा जजमेंट है। उसके बाद सर इसकी सरल व्याख्या भी है, आप देख रहे हैं, पूरी सरल व्याख्या मेरे द्वारा इसमें की गई है। ये पूरा जजमेंट मैंने इसमें दिया हुआ है, और ये डिजिटल जो ई बुक है
ये इससे मैं आप अब चूंकि सर आज के वीडियो से रिलेटेड मुकम्मल कानूनी जानकारी मैंने आपको प्रदान कर दी। अब मैं डिजिटल ई बुक से आपका परिचय करा देता हूँ। ये डिजिटल ई बुक में सर समथिंग समथिंग 600 के समथिंग सर इसमें प्रश्न हो चुके हैं। और ये जो है कि इसका टाइटल है और यही हमारे वीडियो का भी टाइटल है कि एमएससीटी कोर्ट में बीमा कंपनी की जिरा क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे फेल करें, बाइक एक्सीडेंट के 50 जरूरी प्रश्न। अब मैं इसके सर आपको अध्याय से परिचित करा देता हूं ताकि आपको पता लग सके कि आखिर इसमें क्या क्या दिया गया है। इसमें धारा 1 लगाए 217 इसमें धारा है, संपूर्ण भारत पर ये लागू है। तो उन संपूर्ण धाराओं में महत्वपूर्ण धाराओं का पूरा उल्लेख इस डिजिटली बुक में मेरे द्वारा किया गया है, जिसमें कोर्ट की प्रैक्टिस के दौरान अधिकतम उपयोग होता है। अध्याय 1 में मोटर यान अधिनियम 1988 का परिचय, 2 में ड्राइविंग लाइसेंस और कंडक्टर लाइसेंस, 3 में मोटर वाहनों का पंजीकरण, 4 में परमिट और परिवहन वाहनों का नियंत्रण, 5 में सड़क सुरक्षा और यातायात नियम, 6 में बीमा और तृतीयक पक्ष देयता, 7 में क्लेम ट्रिब्यूनल का गठन और कार्यकारिणी प्रणाली, अध्याय 8 में क्षेत्राधिकार और याचिका दायर करना, धारा 166, अध्याय 9 में समय सीमा और देरी माफी लिमिटेशन, अध्याय 10 में, हाँ यह बता दूं सर लिमिटेशन में अभी सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट भी है जिसमें फाइनल आदेश नहीं हुआ, इंटरिम आदेश किया है कि यदि कोई विलंब भी हो जाता है, आप किसी कारण डिले हो जाते हैं 6 महीने के बाद पेश करते हैं, तो धारा 5 के आवेदन के साथ आप पेश करें, कोर्ट उसको निरस्त नहीं करेगा, उसको रिकॉर्ड पर लेगा। अभी इसमें अंतिम जजमेंट नहीं हुआ। अध्याय 10 में मुआवजे की गणना, अध्याय 11 में 100% विकलांगता और गंभीर चोट के मामले, एक हंसराज विरुद्ध मुकेश नाथ, ये अभी जो है कि 2026 का ही फैसला है, लेटेस्ट फैसला है। 100% डिसेबिलिटी आ गई थी इसमें 14 वर्षीय बालक को। तो वो जो है कि नीचे की कोर्ट में जब ट्रिब्यूनल कोर्ट में पेश की गई याचिका धारा 166 के तहत, तो वहां पर 7 लाख और कुछ हजार मुआवजा दिया गया। उसके बाद उन्होंने 173 इसी अधिनियम के तहत हाई कोर्ट में अपील की, तो वहाँ 12 लाख और कुछ मुआवजा उसका बढ़ा दिया गया। उससे भी असंतुष्ट होकर ये लोग सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया गए, तो वहां से 56 लाख और कुछ हजार रुपए मुआवजा कर दिया गया। तो ये हमें एक सीखने की बात मिलती है कि यदि हमारे साथ वास्तव में गंभीर दुर्घटना हुई तो हमें लगातार कोशिश करना होगी, क्योंकि इस प्रकरण में आप उनकी कोशिश देखें, अगर वो हाथ पर हाथ रखकर बैठ जाते तो उन्हें 56 लाख और कुछ हजार रुपए का मुआवजा कभी प्राप्त नहीं होता। तो कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। नन्ही चींटी दाना लेकर चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। मेहनत उसकी, कोशिश उसकी बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, देखो और स्वीकार करो, क्या कमी रह गई सुधार करो, कुछ किए बगैर ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। गोताखोर सिंधु में जाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, मुट्ठी उसकी हर बार खाली नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नींद जब तक सफल ना हो, नींद और चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम, कुछ किए बगैर ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये कानून की दुनिया में बड़ा लागू होता है। हरिवंश राय बच्चन साहब की कविता, अमिताभ बच्चन साहब ने इसको अक्सर कहा है, इसलिए मेरे कई वीडियो में बतौर मोटिवेशन में आप लोगों को सुना देता हूँ। इसी प्रकार से अध्याय नंबर 12 है सर सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क फैसले, 13 में अपराध दंड और कानूनी प्रक्रिया, 14 में ड्राफ्टिंग किट वकीलों और दावेदारों के लिए, 15 में अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न, और अध्याय 16 से मैंने ये अध्याय 16 से और जो आगे तक के मैं अध्याय बताऊंगा इन सब पर मैं वीडियो बना चुका हूं, और इन्हीं टाइटल से वीडियो बनाया जिन टाइटल से मैंने अध्यायों के नाम रखा है। आप इन्हीं टाइटल से मेरे वीडियो पर जाकर सर्च भी कर सकते हैं यदि आपको इन विशेष मुद्दों पर देखना है। जैसे कि अध्याय नंबर 16 धारा 1 क्या कहती है, जानिए कानून आप पर कहां लागू होता है। अध्याय 17 मोटर वाहन अधिनियम 1988 के क्या उद्देश्य हैं। अध्याय 18 मोटर व्हीकल एक्ट 1988 क्या कहता है। अध्याय 19 ओला उबेर और दिव्यांगियों की गाड़ियों के क्या है नियम। जानिए एमवी एक्ट सेक्शन 2 की 3 बड़ी परिभाषाएं। अध्याय नंबर 20 में गाड़ी की आरसी, एक्सेल वेट और आर्टिकुलेटेड व्हीकल क्या है। जानिए एमवी एक्ट की 4 बड़ी परिभाषाएं। अध्याय 21 में इन कागजों के बिना एक्सीडेंट क्लेम केस नहीं मिलेगा, गाड़ी मालिक खुद देगा करोड़ों का मुआवजा, एमवी एक्ट। अध्याय 22 में लाइसेंस फेक फिर भी गाड़ी मालिक सेफ, जानिए सुप्रीम कोर्ट का नया नियम। अध्याय नंबर 23 से एमवीए सेक्शन 150 न्यू रूल्स, मोटर वाहन अधिनियम की धारा 150 क्या है, पे एंड रिकवर्स 2026। अध्याय नंबर 24 से एक्सीडेंट क्लेम गाइड 2026, बिना लाइसेंस या बिना इंश्योरेंस के क्लेम कैसे लें, एमवीए रूल्स। अध्याय नंबर 25 से एमएससीटी एक्सीडेंट क्लेम में बीमा कंपनी के 10 बड़े लीगल बचाव और उनके अचूक समाधान, ये जो उसमें लेते हैं सर, ये रिटर्न स्टेटमेंट जब पेश करते हैं। अध्याय नंबर 26 यहां पर आना चाहिए सर, 25 के बाद 26, जी जी सर। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी बनाम स्वर्ण सिंह 2004 पे एंड रिकवर का सिद्धांत। अध्याय नंबर 27
परमिट रूट से अलग एक्सीडेंट हुआ तो क्लेम मिलेगा, सुप्रीम कोर्ट का नया नियम, के नागेंद्र 2025। ये डबल रिपीट किया गया है सर। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी 2004 का ऐतिहासिक फैसला इसमें रिपीट किया गया। 2025 में फिर भुगतान कर और वसूल का आदेश किया गया कि बीमा कंपनी कहती है कि वो धारा 149 को हटा दी गई है मोटर यान अधिनियम 1988 से, जिसमें भुगतान कर और वसूल करने का आदेश दिया गया था। अब तो उसका प्रावधान नहीं है, इसलिए हम भुगतान नहीं करेंगे। गलती इनकी है तो गाड़ी मालिक और चालक से वसूल किया जाए, हमसे नहीं वसूल किया जाए। तो इस बात का आपको खास तौर से ध्यान रखना है। इसी दशा में आपको बताना है कि धारा 150 जो लागू हुई है उसकी जगह पर तो धारा 50 में उपधारा 1 और 2 दी गई है। तो उपधारा 1 के अंत की जो 4 लाइन है वो यही कहती है कि पहले बीमा कंपनी को पीड़ित को भुगतान करना होगा, उसके बाद गाड़ी मालिक से वसूल करना होगा। शब्द हटा दिए गए लेकिन उसका आशय यही है। और सर्वोच्च न्यायालय ने विभिन्न जजमेंट्स में इसकी यही व्याख्या की है, जैसे कि नागेंद्र 2025 में भी। इन सभी के ऊपर स्पेशल वीडियो सर मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। मैं अध्याय पढ़कर आपको इसलिए बता रहा हूं तो आपको पता लग सके कि इन टाइटलों से मेरे चैनल पर वीडियो अपलोडेड है, क्योंकि ये एक प्रॉब्लम को टारगेट करके वीडियो बनाता हूं सर कि उसका सॉल्यूशन निकाला कैसे जाए। अब यदि इन टाइटल को सुनने के बाद आपको लगता है कि आपकी प्रॉब्लम इसके अंदर मौजूद है तो आप जाकर मेरे चैनल पर उन वीडियो को देखें। और वीडियो के अंदर ही मैंने डिजिटल ई बुक से भी परिचय कराया। यदि आपको आवश्यकता महसूस हो कि आपके लिए उपयोगी हो सकती है तो आप उसको खरीद भी सकते हैं। अध्याय नंबर 27 है, परमिट रूट से अलग एक्सीडेंट हुआ तो क्लेम मिलेगा क्या, सुप्रीम कोर्ट का नया नियम, के नागेंद्र 2025। 28वां अध्याय सर हमारा, जो अध्याय 1 में शामिल कर दिया है मैंने, इसमें लिख दिया है एक्सीडेंट क्लेम का नया नियम क्या है, जानिए क्या है डार और फार, सुप्रीम कोर्ट रूल। अध्याय 29 है, सड़क दुर्घटना दावा कैसे करें, मुआवजा केस क्लेम करें, जानिए कानूनी धाराएं, सुप्रीम कोर्ट के नए नियम। अध्याय नंबर 30 है, एक्सीडेंट क्लेम केस कहां फाइल करें, जानिए धारा 166(2) सुप्रीम कोर्ट का नया नियम। और अध्याय 31 है, बगैर रजिस्ट्रेशन के गाड़ी चलाने पर कब अपराध नहीं होगा, जानिए धारा 192 की उपधारा 2 मोटर यान अधिनियम 1988। अध्याय 32 है, बिना रजिस्ट्रेशन गाड़ी की सजा पर अपील कैसे करें, सेक्शन 192(3) MVA ड्राफ्ट और सुप्रीम कोर्ट का फैसला। और अध्याय नंबर 33 है, बाइक पर 3 सवारी या गलत सीट तो कितना चालान, सेक्शन 128, 177, 194C MVA का असली नियम। अध्याय नंबर 36 है, बाइक पर 3 या 4 सवारी होने पर भी मिलेगा पूरा क्लेम, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, मोहम्मद सिद्दीक 2020। अध्याय नंबर 35 है, MACT कोर्ट में मुख्य परीक्षण कैसे कराएं, 4 सवारी होने पर भी जीतेंगे केस। उसके बाद इसमें डिस्क्लेमर भी और प्रस्तावना भी है। डिस्क्लेमर सर ये है कि ये जो है कि इसको आप किसी भी कोर्ट में पेश नहीं कर सकते। ये एक डिजिटल ई बुक है, एक नोट्स है। आप एक व्यक्ति जिसको प्रॉब्लम हुई है उसकी गाइडलाइन के लिए एक एजुकेशनल पर्पज से मेरे द्वारा तैयार की गई है कि आपको पता लग सके कि आखिर आपके क्या राइट्स हैं और किन हालातों में आप क्या क्या कानूनी उपचार किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले आपके किस प्रकार से मदद करेंगे, कौन सी धारा लागू होगी, किस प्रकार से प्लीडिंग होगी, किस प्रकार से मुख्य परीक्षण होगा, किस प्रकार से क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, सभी बातें मैंने इसमें रिटर्न रूप में दी हैं। और इसकी लिंक वीडियो के नीचे मेरे द्वारा दे दी गई है। 299 रुपये मात्र इसकी कीमत है। यदि आपको आवश्यकता महसूस होती है तो आप इसको खरीद भी सकते हैं। खरीदने का तरीका यही है, 2 लिंक दी गई हैं, एक मेरी वेबसाइट की है और दूसरा गूगल ई बुक पार्टनर्स की है। आपको जहां से जैसा अच्छा लगे आप उस पर क्लिक करके भुगतान करके आप खरीद सकते हैं। तो आज के वीडियो में आपको मैंने मुकम्मल कानूनी जानकारी सर प्रदान कर दी है। और ये मैं मोटर व्हीकल एक्ट पे वर्तमान में वीडियो बना रहा हूँ। काफ़ी एक्सीडेंट होते हैं सर, आप सावधान रहें, सुरक्षित रहें, बचकर चलें, क्योंकि दुर्घटना में मुआवजा लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है सर। सबसे बड़ी बात है हमारे जीवन की सुरक्षा। हम ट्रैफिक रूल्स का पालन करें और उसके अलावा दान पुण्य भी करें, क्योंकि दान पुण्य करने से भी मुसीबतें टल जाती हैं। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी दे दी है। ये जो डिजिटल ई बुक है सर, इसकी लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरे द्वारा दे दी गई है, वहां पर क्लिक करके आप इसको खरीद सकते हैं। इस पर दी गई जानकारी पे किसी भी प्रकार का कार्य करने से पहले आपके वकील साहब से जरूर सलाह मशवरा करें, क्योंकि यदि आपने गलत तरीके से अप्लाई करके कोई कार्य किया तो उसके नफे और नुकसान के जिम्मेदार आप खुद होंगे। इसी डिस्क्लेमर मेरे द्वारा उसमें स्पष्ट लिख दी गई है। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी है। मेरे वीडियो को आप लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। अब नेक्स्ट वीडियो में सर मैं ड्राइवर और जो है कि चालक जिसको कहते हैं और गाड़ी मालिक की ओर के वकील साहब से जो क्रॉस एग्जामिनेशन की जाएगी उसको मैं तैयार करके आपके लिए लेकर आऊंगा। ये भी जानना जरूरी है, क्योंकि बीमा कंपनी ने अपना बचाव ले लिया, अब वो भी उनका डिफेंस लेकर आएंगे। अधिकतर मुद्दे तो उनके भी यही रहेंगे, लेकिन कुछ और मुद्दे भी हो सकते हैं जिन पे मैं आपका ध्यान डालूंगा। अब मैंने आपको तीनों जानकारियां दे दी हैं सर। मुख्य परीक्षण कैसे कराया जाए, कल ही वीडियो अपलोड किया। बीमा कंपनी का क्रॉस किस प्रकार से होगा वो आज अपलोड कर दिया। और इससे नेक्स्ट वीडियो मैं कोशिश करूंगा कल ही अपलोड कर दूं।
कि गाड़ी मालिक और जो है कि ड्राइवर के जो वकील साहब है वो क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इन दोनों का एक ही प्रयास होता है कि आपकी क्लेम याचिका धड़ाम हो जाए, खारिज हो जाए, निरस्त हो जाए। और आपको सचेत और जागरूक होकर आपके बयान देना कोई बहुत गंभीर मामला नहीं है, लेकिन यदि आप गलत बयान दे देते हैं तो गंभीर हो जाता है। किस प्रकार से कि आपको 50% तक कटौती करी जा सकती है आपकी मुआवजा राशि में। ज्यादा ही झूठा या गलत बयान आपके हो गए उसमें आपकी अज्ञानता या गलती के कारण, तो आपकी क्लेम याचिका निरस्त भी हो सकती है। तो इस प्रकार से मेरा मकसद यही है कि पीड़ित को ज्यादा से ज्यादा मुआवजा मिले। कहीं ऐसा ना हो कि कुछ गलतियों के कारण वो उसको जो लाभ मिलने वाला हो लाभ प्राप्त ना हो। मेरा वीडियो बनाने का भी मकसद यही है। और ये मेरा वीडियो जो नए अधिवक्ता हैं, जूनियर एडवोकेट्स हैं और विधि के छात्र हैं उनके लिए तो उपयोगी है ही, और एक आम व्यक्ति के लिए भी बड़ा उपयोगी है, क्योंकि मैंने इसको बड़ा ही सरल और देशी अंदाज में तैयार किया है। इस वीडियो को जो सरल और देशी अंदाज इस प्रकार का मैंने इसमें तैयार करने की कोशिश की है कि एक चाहे गांव का व्यक्ति हो, चाहे शहर का हो, चाहे नगर का हो, चाहे महानगर का हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, चाहे जवान हो, चाहे बूढ़ा हो, कैसा भी हो, चाहे बच्चा भी हो, तो वो भी मेरे वीडियो को देखकर समझ सके कि हाँ हमें किस प्रकार से कोर्ट में बयान देना है। क्योंकि दुर्घटना सर कोई बस्ती नहीं देखती कि वो कोई महानगर में रहने वाला है तो उसके साथ नहीं होगा और गांव में रहने वाला है तो उसके साथ एक्सीडेंट हो जाएगा। नो सर, दुर्घटना कभी भी किसी के साथ किसी भी वक्त हो सकती है, इसलिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें, ट्रैफिक रूल्स का पालन करते हुए गाड़ी चलाएं। और जरूरी जानकारी मैंने आपको दे दी है। यदि आपका और भी कोई सवाल है मोटर व्हीकल एक्ट से रिलेटेड तो आप वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट्स करें, मैं कोशिश करूंगा उसका जवाब देने की। और यदि वो कानूनी सवाल बहुत महत्वपूर्ण हुआ तो मैं उस पर वीडियो बनाने की भी सर कोशिश करूंगा, उसका डिजिटल ई बुक भी लिखने की कोशिश करूंगा। मेरा यही प्रयास है कि हर एक आम व्यक्ति को कानून की जानकारी हो और वो सचेत और सजग रह के अपना जीवन खुशहाल व्यतीत करे। तो आज के वीडियो में सर मैंने आपको मुकम्मल कानूनी जानकारी प्रदान कर दी। उम्मीद है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ओके, शुक्रिया, थैंक यू सर।